कॉन्सेंट्रेट होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं इसको, एंड दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर फार्दर। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। इनमें कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर वो कोलिजन्स जिससे प्रोडक्ट बनेगा वो कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, जिसको हम इफ़ेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। Thus, in most of the reactions, greater the concentration, greater will be the rate of reaction. सेकेंड फैक्टर बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मीन्स मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ना, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी उतने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और उन कोलिजन्स में इफ़ेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। हो सकता है लो टेम्परेचर पर जो कोलिजन्स थे दे वर नॉट सो इफेक्टिव टू मेक इंटरमीडिएट, बट व्हेन एनर्जी इज इंक्रीज देयर कोलिजन बिकम्स more effective, and thus they will increase the rate of formation of product. गैस के केस में प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। प्रेशर टर्म एक्ट simply as the concentration term is used in liquid state. जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतने उतने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, और जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे उतने कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, और जितना कोलिजन ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ता है? इफेक्टिव कोलिजन से पास होना पड़ता है। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उनको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इतनी एनर्जी से टकराएं कि वो इंटरमीडिएट बने, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। द रिमेनिंग कोलिजन विच हैज़ द एनर्जी लेस दैन दिस, that will strike and will bounce back. तो ये जो एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कि वो एक इंटरमीडिएट बनाएं और प्रोडक्ट बने, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर और एनर्जी एक्वायर कर लेती है, वो इस इंटरमीडिएट स्टेट को पास करके प्रोडक्ट बना लेता है। दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। मगर जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ से लेकर जाता है। वो ऐसे पाथ से लेकर जाएगा जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। अब यहां पर हमने विदाउट कैटलिस्ट लिया था, अब ये पाथ है विद कैटलिस्ट। वो मॉलिक्यूल्स जो पहले टकरा रहे थे बट द एनर्जी वॉज लेस दैन द एनर्जी ऑफ दिस बैरियर, दे वर सिंपली बाउंसिंग बैक, बट नाउ दे कैन फॉलो दिस पाथ। इट मीन्स ये जो इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी जो इन दोनों बैरियर के बीच में थी, नाउ यूजिंग दिस पाथ दे ऑल्सो कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना पाएंगे जिससे कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। टॉपिक इज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। माना एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी हमने पढ़ा रिएक्शन की जो स्पीड है दैट इज
प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मगर उसकी पावर क्या है वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं. लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू पावर x and proportional to concentration of the term B and has the power y. दोनों को मिलाकर लिखें. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर हमने k लगा दिया, a की पावर x b की पावर y. तो ये जो रिलेशनशिप आया, इस रिलेशनशिप में जिसमें एक रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन में, concentration of the reactants with their sum power and rate constant. This relationship is called as rate law or rate expression. इसको हम rate constant या specific reaction rate भी बोलते हैं. ये जो concentrations की power है x और y, इसको हम experimentally निकालते हैं, and this x plus y is called as order of reaction. तो order of reaction क्या होगा बच्चों? It is the sum of the power of concentration term in rate equation. ये rate of reaction है, ये rate constant K है. इनमें क्या फर्क हो सकता है? जो रिएक्शन का रेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है, जबकि यहां पर ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. रेट की यूनिट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, जबकि यहां पर जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एक्स और वाई ऑर्डर पर. द यूनिट ऑफ के विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ reactions. We can have different orders. अगर x plus y का सम 0 है तो हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. मीन्स r will be equal to k. फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? जब सम ऑफ द पावर 1 हो. a की पावर 1 हो, b को छोड़ देते हैं, b की पावर 0 या b की पावर 1 a की पावर 0. ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हाफ ऑफ पावर भी हो सकती हैं. सेकेंड ऑर्डर में पावर का सम 2 होना चाहिए, चाहे दोनों की पावर 1 1 हो या 2 और 0 हो. ऐसे ही थर्ड ऑर्डर में जो टोटल पावर का सम है दैट शुड बी 3. नाउ हाउ वी विल फाइंड द यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर. तो चलो पहले जनरल निकाल लेते हैं. आर यानी कि रेट, इसकी यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड. के कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर. चलो ये मान लेते हैं कि अभी हमें जो टोटल यूनिट निकालनी है वो x है. अभी y यहां पर कोई टर्म नहीं है. x ही हमारा 0 1 2 3 4 होगा, यानी हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए यहां पर यूनिट निकालेंगे. तो चलो इसको मान लेते हैं. दिस ओवरऑल ऑर्डर इज x एंड टेकिंग दिस टर्म ऑन द अदर हैंड साइड, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू, ये जब इस तरफ आएगा तो ये जो पावर है माइनस में आ जाएंगी. यहां पर मोल की पावर 1 है, यहां से मोल की पावर माइनस x आ जाएगी. यहां पर लीटर की पावर -1 है, यहां लीटर की पावर -x आएगी तो वो +x हो जाएगी. डिवाइडेड बाय सेकेंड, या सेकेंड को हम न्यूमरेटर में ही लिखना चाहें तो न्यूमरेटर में क्या बनेगी बात? सेकेंड इनवर्स. सो दिस विल बी द यूनिट. जैसे अगर हमें जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू को 0 रख दो तो यूनिट क्या आ जाएगी? यहां पर 0, यहां पर 0, तो यूनिट विल बी मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 पर सेकेंड. ऐसे ही बच्चों अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना हो तो यूनिट क्या बनेगी? 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, दिस विल बी पर सेकेंड. एंड इन द सेम वे प्लीज बच्चों ट्राई करो सेकेंड और थर्ड के लिए. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के?
यस बच्चों, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। यानी अगर माना कोई रिएक्टेंट ए है तो रेट इक्वेशन क्या बननी चाहिए? रेट इक्वेशन शुड बी R इज इक्वल टू के ए की पावर 2. Now, how the rate get affected when the concentration of reactant is doubled? अगर हम A को डबल कर दें, we can write A की जगह लिख देते हैं 2A और rate becomes R dash. So, multiplying 2A into 2A कितना बन जाएगा? 2 2 जा 4 कॉमन आ गया, 4K A स्क्वायर, और ये K स्क्वायर फर्स्ट में क्या था? R. It means it will become 4R, तो रेट विल बिकम 4 टाइम्स। और ऐसे ही बच्चों अगर हम A को क्या करें, A/2 कर दें, लेट रेट बिकम्स R डैश। A की जगह हमने कर दिया A/2, सो इट विल बी K A स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर से बाहर लाएं तो ये आ जाएगा 4, तो K A स्क्वायर की जगह अगेन पुराना रेट रख देते हैं, सो द रेट विल बिकम 1/4 of the initial rate. नेक्स्ट बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हमारे रिएक्टेंट A और B है। ये हमारा इनिशियल रेट है रिएक्शन का। जब A की कंसंट्रेशन 0.20 है, B की 0.30 है, तो ये हमारा रेट है। ऐसे ही A की कंसंट्रेशन 0.20 मगर B की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.10, तो रेट हमारा ये है। और इसी तरीके से ये एक तीसरा एक्सपेरिमेंट यानी कि इसकी थर्ड ट्रायल है। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर रेट इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ऑर्डर x और y निकालना है। तो हम इन सारी की सारी इक्वेशंस में क्या कर सकते हैं? रेट की वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट k रखेंगे, कंसंट्रेशन A उसकी पावर x और B उसकी पावर y। ये इक्वेशन हम तीनों ट्रायल्स के लिए बना सकते हैं। मगर हमें दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करना है तो हम चाहेंगे कि ऐसी इक्वेशंस को पहले देखा जाए कि जिसमें एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और दूसरा वैरी कर रहा हो। जैसे अगर A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं, तो हमें B की पावर y मिलेगी, यानी कि y को हम रिलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिमिलरली जब b कांस्टेंट रखेंगे तो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे? जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये रेट लॉ अप्लाई करते हैं। रेट है बच्चों 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू k, और a की पावर x, a कितना है यहाँ पर? 0.20, और b है बच्चों 0.30। ये हमारी इक्वेशन पहली। ऐसा करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देते हैं। अब ये सेकंड में a कांस्टेंट है, a कट जाएगा, तो सेकंड के लिए रेट कितना है? 5.07 इंटू 10 की पावर -5 k, a है 0.20 पावर x और b है 0.10 पावर y। ये सारा कट जाएगा, 1 आया, k से k कट गया, जो वैल्यू फिक्स थी वो कट जाएगी, तो हमें अब यहाँ y की पावर निकल जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर y इज इक्वल टू 1। 1 अगर हम पावर में 0 लिख दें तो चल जाएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अब चाहे हम 1 लिखें यहाँ पर या 3 लिखें, रहेगा तो 1 ही। 3 क्यों लिखा? ताकि यहाँ पर बेस को हम इक्वल देख सकें, और जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी बराबर होंगी। तो इस तरीके से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू 0 आ गई, तो y 0 होगा तो ये टर्म तो खत्म हो ही जाएगी, सिर्फ हमारी जो पावर है वो x रहेगी। अब वो हम निकाल सकते हैं। चलो एक x की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन को डिवाइड करते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय थर्ड। यस बच्चों, जब हम रिलेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमने 2 को 3 से डिवाइड किया, जो पावर 0 है वो 1 हो जाएगा, k से k कट जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आया 1/2 की पावर x। यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, इसको कट करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आता है 1/2.8, ये नीचे 2.8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2.8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, log 2.8 बराबर x log 2, और x log 2 इसको सॉल्व करें अगर हम, log 2.8 बराबर x log 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं इसको मिटा लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आया log 2 बराबर log 2.8 डिवाइडेड बाय log 2। log 2.8 की वैल्यू है 0.4472 और log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। इसको डिवाइड करते हैं तो यह आता है आंसर 1.48, या अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 हो गया बच्चों। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर द इक्वेशन विल बी r इज इक्वल टू k a की पावर, यहाँ पर हमने a की पावर x था तो a की पावर आया 1.5 और b की पावर, यहाँ a हमारा बच्चों कितना, एक तो 0 आया था और एक हमारा आया 1.5, तो यहाँ पर हमें b लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द रेट लॉ और रेट इक्वेशन।